प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे और इस भौतिक भूगोल में हम लोग बातें करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल के कितने परत हैं, किस परत से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पर हम बातें करेंगे। इस पूरे वायुमंडल को आज हम लोग रेखांकित करेंगे। वायुमंडल इस धरती के चारों ओर गैसों का एक आवरण है। एक तरह से चारों तरफ से जो विभिन्न प्रकार की गैसें इस धरती को कवर की हैं, उसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल एक गैस का नहीं है, बल्कि ये विविध गैसों का मिश्रण है। गैसीय आवरण ही वायुमंडल है, वही एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर हम बातें करें तो इस वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, सबसे अधिक कौन सी गैस है, इस पर चर्चा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इस वायुमंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, लगभग 78.3% है। लगभग 78.383% इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है। दूसरा हम बातें करें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देखा जाए तो 20.99 अर्थात लगभग 21% है। 21% इस वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन ही जीवन है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर जीवन की संभावना नहीं होती, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आगे देखें तो आर्गन यहाँ पे 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है कि इस वायुमंडल में कितना % है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में CO2 0.03% है। 0.03% है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 0.01% है। बाकी हीलियम, नियॉन इत्यादि गैस भी है। इस वायुमंडल से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इस वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित है, कौन सी गैस अनुपस्थित है, कौन सी गैस मौजूद नहीं है। तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है इस वायुमंडल में रेडान गैस मौजूद नहीं है। रेडान गैस मौजूद नहीं है, ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी लोअर सब में पूछा जा चुका है। रेडान गैस से एक प्रश्न और भी है जिस पर चर्चा कर लें। रेडान गैस कब निकलता है? रेडान गैस निकलता है और वो निकलता है जब भूकंप आता है। भूकंप के दौरान रेडान गैस यहाँ से निकलता है। इस वायुमंडल में जलवाष्प की भी मौजूदगी है। जलवाष्प क्या है? जलवाष्प जो जलाशय इस धरातल पे मौजूद है, वे सब वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर निकलते जाते हैं और वाष्प बनकर इस वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस वायुमंडल में मिल जाते हैं, उसी को वायुमंडल में जो वायु जल से मिश्रित हो जाती है, जलवाष्प से मिश्रित हो जाती है, उसी को आर्द्रता के नाम से भी जाना जाता है, उसी को ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वायुमंडल के अनेक परत है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के कौन कौन से स्तर है, कौन कौन से परत है, इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी की जो ऊपर चारों तरफ सराउंडिंग करते हुए, चारों तरफ घेरते हुए जो नज़दीक सबसे पहली परत है वायुमंडल की, उसी को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी खासियत है, यही आपका धरातल के समीप जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल में सबसे बड़ी खासियत है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल या इसे एक तरह से चेंजर
चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तन मंडल में देखा जाए तो बादल बदलने की घटना, बिजली चमकने की घटना, बारिश होने की घटना, उसके बाद तेज बादल गरजने की घटना इत्यादि, लाउंडिंग, थंडिंग इत्यादि जो भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, वो सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस क्षोभ मंडल की और भी सबसे बड़ी खासियत है कि इसी मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। जो हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है मुख्यतः इसी मंडल में उड़ाने का काम किया जाता है। जबकि देखा जाए तो मौसम संबंधी गुब्बारे भी इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस मंडल में वायुयान एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता है। कई बार पूछ दिया जाता है कि एरोप्लेन क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ाए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे तमाम तरह के मौसम संबंधी, परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इस कारण यहाँ पे नहीं उड़ाया जाता है। जहाँ पे तापमान इक्वल हो, जहाँ पे किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो, ऐसे मंडल में ही उड़ाने का काम किया जाता है। आगे हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लें। दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा कर लें तो इस क्षोभ मंडल की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो ऊंचाई है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो क्षोभ मंडल की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है, जबकि वहीं पर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। ध्रुवों पर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। दूसरी मंडल की हम चर्चा कर लें तो वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल देखा जाए तो 20 से लेके 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक है, और ये 0 से लेके 20 किलोमीटर के ऊंचाई तक देखा जाए तो क्षोभ मंडल पाया जाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इस मंडल में तापमान बिल्कुल कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और इसी कारण एरोप्लेन इत्यादि इसमें उड़ाने का कार्य किया जाता है। ये सभी परिवर्तनों से रहित मंडल होता है। आगे हम बातें करें इसी समताप मंडल में। समताप मंडल में देखा जाए तो 25 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पतली सी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत, जिस ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, और इस ओजोन परत का जो मंडल है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है। लेकिन कई बार पूछ दिया जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है, और वो है ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन गैस का काम क्या है? ओजोन गैस का काम है कि पृथ्वी पर जो भी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उन सभी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये आयन मंडल के द्वारा, ओजोन परत के द्वारा कर लिया जाता है। ओजोन परत उसे अवशोषित करने का कार्य करता है। दूसरी तरफ हम बातें करें तो इस ओजोन परत में कई बार छिद्र भी देखा गया है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जोसेफ फोरमैन के द्वारा इसमें ओजोन परत में छिद्र की खोज की गई थी, जो ब्रिटिश अभियान दल के मेंबर थे। दक्षिणी ध्रुव के समीप यह छिद्र देखा गया था, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें नीचे के तरफ धरती पे उतरती जा रही थी और विविध रोगों का कारक बनती जा रही थी। इस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कौन करता है? और वो करता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस सबसे ज़्यादा इससे अपक्षय करने का काम, डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो ओजोन परत इस पृथ्वी को एक तरह से जीवन दान देता है। हर जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं जो सूर्य से धरती पे आती हैं, उन्हें अवशोषित करने का काम करता है, उन्हें निगलने का काम करता है। इसीलिए पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है, पृथ्वी का एक रक्षा कवच के रूप में देखा जाता है।
आगे हम बातें करें समताप मंडल के बाद, समताप मंडल के बाद मीसोस्फीयर आ जाता है, मध्य मंडल आ जाता है, और मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। और उसके बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आ जाता है। और इसे आयन मंडल में हम बातें करें तो ये आयन मंडल के मुख्यतः 3 परत पाए जाते हैं, जिससे DEF आयन मंडल ऊपर की तरफ आप देखेंगे आयन मंडल में 3 परत हैं, DEF परत। इस DEF परत में अलग अलग रेडियो तरंगें चलती हैं। अगर ये आयन मंडल नहीं होता तो फिर रेडियो तरंगों का चलना इस पृथ्वी पर संभव नहीं होता, इस रेडियो को सुनना संभव नहीं होता। इन तरंगों की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था और उसी मार्कोनी ने रेडियो का भी आविष्कार किया था। ये पृथ्वी से जो भी अंतरिक्ष में जाने वाली रेडियो तरंगे हैं वो सब आयन मंडल से रिटर्न हो जाती हैं, आयन मंडल से लौट आती हैं। जो डी परत है आयन मंडल का वह दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। जो ई मंडल है आयन मंडल का वह ई परत है। ई परत देखा जाए तो मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है, जबकि एफ परत देखा जाए तो यह शॉर्ट रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। इस आयन मंडल की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इस आयन मंडल में छोटे छोटे आयनाइज कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, धनावेशित ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। जो कण पृथ्वी पर आने वाले जो भी आकाशीय पिंड है उससे जलाने का काम, उससे नष्ट करने का काम करते हैं। इसी कारण इसमें आयन मंडल में आवेशित कणों की प्रधानता के कारण ही इसे आयन मंडल के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी तरफ हम बातें करें तो इस आयन मंडल में कभी कभी आकाशीय पिंड के टुकड़े जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर आते हैं तो इस आयन मंडल में मौजूद जो आवेशित कण है उससे रगड़ खा के जल जाते हैं। इसी कारण कभी कभी आकाश में जलते हुए या टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, वो आयन मंडल में ही दिखाई देते हैं। और उसी को देखा जाए तो सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आयन मंडल में वो पिंड पूर्ण रूप से जल के नष्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो जलते हुए पृथ्वी तक आ पहुँचते हैं, उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी तक आ पहुँचते हैं। और जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में वो गिरते हैं उन्हें सुमेर ज्योति कहा जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में गिरते हैं उन्हें कुमेर ज्योति के नाम से पुकारा जाता है। आयन मंडल के बाद देखा जाए तो पृथ्वी की जो अंतिम जो मंडल है जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करती है, या फिर देखा जाए तो जहाँ तक वायुमंडल मौजूद है वो है वायुमंडल। वायुमंडल देखा जाए तो 640 किलोमीटर से अधिक होता है और इस मंडल का विस्तार अनलिमिटेड है। और इस मंडल में देखा जाए तो अंतरिक्ष के जो उपग्रह होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह है, वो सब कृत्रिम उपग्रह इसी वायुमंडल में स्थापित करने के कार्य किए जाते हैं। इसी वायुमंडल में देखा जाए तो जितने भी मौसम संबंधी, एजुकेशन संबंधी या मैरिन संबंधी बाकी जितने भी सैटेलाइट है वो सब कुछ स्थापित करने का कार्य किया जाता है। ये मंडल की सीमांकन अभी नहीं किया गया है, 640 किलोमीटर के ऊपर है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे आप प्रतिक्रिया निश्चित दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।